बहू तेरे देवर की प्लेट में खाना बच गया है, तू अपने लिए खाना मत निकालना, उसी को खा लेना। आवाज रसोई में गूंज उठी। ये आवाज घर की मुखिया सावित्री देवी की थी। उम्र 65 के करीब, चेहरे पर अधिकार की लकीरें और बातों में हुक्म का लहजा। पूरे घर में उनका कहा ही नियम था। बहू अंजलि ने जैसे ही रोटियां सेक कर टोकरी में रखी और अपनी प्लेट में निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी सास ने ताना मारा। अंजलि ने चौंक कर देखा। मम्मी जी, मैं देवर की झूठी थाली कैसे खा सकती हूँ? सास का चेहरा कसला हो गया। अरे क्या ऊंच नीच करती है? हमारा जमाना नहीं देखा तूने? हम तो अपने पति का झूठा खाना प्रसाद मानकर खाते थे, और तू कहती है कि देवर की थाली झूठी है। इसमें क्या बुरा है? एक ही परिवार है। बात सुनकर आंगन में बैठे देवर सूरज ने हंसते हुए कहा, वाह भाभी, लगता है आपको मेरी थाली से परहेज है। चलो अच्छा है, अब पता चला कि भाभी जी हमें कितना नीचा समझती हैं। ननद रीना जो मायके आई हुई थी, तुरंत बीच में बोली, मम्मी आप सही कहती हैं, आजकल की बहुएं नखरेबाज हो गई हैं। इन्हें सम्मान चाहिए, बराबरी चाहिए, और परंपरा की तो इन्हें कदर ही नहीं। अंजलि का चेहरा तमतमा गया। वह संयम से बोली, रीना दीदी, परंपरा और अपनापन में फर्क होता है। परंपरा वह होती है जो रिश्तों को जोड़ती है, लेकिन अगर किसी का जूठा खाना जबरदस्ती खिलाना इज्जत घटाने जैसा लगे तो उसे परंपरा कहना ठीक नहीं। रीना ने ठहाका मारा। वाह, अब भाभी हमें समझाएंगी परंपरा का मतलब। अरे मम्मी आप ही बताइए, क्या हमारे जमाने में कोई बहू सास के मुंह लगा बोलती थी? सास गुस्से में टपक पड़ी, बिल्कुल नहीं। बहू तो सास की छाया में रहती थी, और तू अंजलि तो मेरी बात का उल्टा जवाब देती है। क्या ही संस्कार है तेरे माँ बाप के? ये सुनते ही अंजलि की आंखों में आंसू भर आए। वह चुपचाप अपनी प्लेट सरका कर उठी और आंगन से अंदर चली गई। यह एक संयुक्त परिवार था। घर के मुखिया राम नारायण जी यानी अंजलि के ससुर थे, लेकिन घर का असली नियंत्रण सावित्री देवी के हाथ में था। राम नारायण जी सीधे साधे व्यक्ति थे, अक्सर पत्नी की हुकूमत के आगे चुप रहते थे। बड़ा बेटा अरविंद, अंजलि का पति, नौकरी करता था और घर में कम ही बोलता। छोटा बेटा सूरज पढ़ाई खत्म कर चुका था और बेरोजगार बैठा घर में ही दिन काटता। रीना ननद शादीशुदा थी, पर मायके अक्सर आती जाती रहती और बहू पर रोब झाड़ना अपना हक समझती। दो छोटे बच्चे थे, अंजलि के बेटे बेटी, जो अक्सर माँ के आंसुओं को देख चुप हो जाते। रात को कमरे में अंजलि चुपचाप बैठी थी। पति अरविंद कपड़े बदलकर बिस्तर पर आ गए। अंजलि ने धीमी आवाज में कहा, अरविंद, क्या तुम्हें ठीक लगता है कि तुम्हारी माँ मुझे देवर का जूठा खाना खिलाने को कहे? क्या मेरी इतनी भी इज्जत नहीं कि मुझे अपनी प्लेट मिले? अरविंद ने किताब उठाते हुए कहा, अंजलि, माँ का स्वभाव ऐसा ही है, तुम जानती हो। वह पुरानी सोच की है, तुम भी थोड़ा समझौता कर लो। अंजलि के गले से शब्द फूट पड़े। समझौता? कब तक करूं मैं समझौता? हर रोज अपमान सहूं और तुम चुप रहो। बच्चों के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाई जाती है। आज तो हद हो गई अरविंद, जूठा खाना खिलाना ये कैसा न्याय है? अरविंद ने गहरी सांस ली। अंजलि, तुम जानती हो मैं माँ के खिलाफ नहीं जा सकता। घर का सारा माहौल बिगड़ जाएगा। अंजलि का दिल बैठ गया। तो क्या मेरी भावनाएं कोई मायने नहीं रखती? मैं इस घर में सिर्फ झुकने के लिए आई हूँ। अरविंद ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप करवट लेकर सो गया। अंजलि का मन रात भर तड़पता रहा। सुबह का समय, सब लोग नाश्ते के लिए बैठे। अंजलि पराठे तल रही थी। सावित्री देवी ने फिर ताना मारा, बहू, आज तो तूने अपने लिए अलग पराठा सेक लिया होगा। अब तो तेरा आत्मसम्मान टूट जाएगा अगर किसी का जूठा खा ले। रीना ने हंसते हुए कहा, सही कह रही हो मम्मी, ये आजकल की पढ़ी लिखी बहुएं इज्जत का झंडा उखाड़कर घर का चैन ही छीन लेती हैं। सूरज भी बोल पड़ा, भाभी, अगर इतना ही बड़ा अहंकार है तो क्यों आई थी इस घर में?
मायके में ही रहती अंजलि चुपचाप आंसू पोंछती रही। उसकी आवाज़ भर आई, वह बोल नहीं पाई। राम नारायण जी पास बैठे थे। उन्होंने सब सुना पर मुंह से कुछ नहीं कहा, बस अखबार में नज़र गड़ा डाली। अंजलि ने सोचा, ये घर में कोई मेरा नहीं है। शाम को बच्चे खेलने बैठे थे। छोटी बेटी ने धीरे से माँ से पूछा, मम्मा, दादी क्यों कहती हैं कि आप गंदी हैं? क्यों आपको सब डांटते हैं? अंजलि का दिल छलनी हो गया। उसने बेटी को गले से लगा लिया और बोली, नहीं बेटा, मम्मा गंदी नहीं है, बस कभी कभी लोग गुस्से में ऐसी बातें कह देते हैं। बेटी बोली, तो मम्मा आप रोती क्यों रहती हैं? अंजलि के पास कोई जवाब नहीं था। इन्हीं दिनों घर में एक मेहमान आई, सावित्री देवी की बड़ी बहन कमला मौसी। उम्र लगभग 68 साल, अनुभव से भरी और दिल से साफ। उन्होंने घर का माहौल देखा और महसूस किया कि अंजलि के साथ ठीक नहीं हो रहा। शाम को जब सब आंगन में बैठे थे तब कमला मौसी ने सीधे सवाल किया, सावित्री, मैंने आज अंजलि को रोते देखा, क्यों उस बच्ची को तंग करती हो? सावित्री देवी ने भूमिया चढ़ाई, अरे दीदी, ये बहू तो हमारी बात मानती ही नहीं। कह दिया था कि देवर की थाली में बच्चा खाना खा ले तो इससे इतना बड़ा बवाल क्यों? कमला मौसी का चेहरा कठोर हो गया, क्या तुमने बहू से जूठा खाना खिलाने को कहा? सावित्री, ये कौन सी परंपरा है? परंपरा रिश्ते जोड़ने के लिए होती हैं, अपमान करने के लिए नहीं। रीना बीच में कूदी, मौसी आपको नहीं पता, आजकल की बहुएं बहुत जिद्दी हो गई है, इज्जत की दुहाई देकर घर में फूट डालती है। कमला मौसी ने तीखे सुर में कहा, रीना तू चुप रह, तू तो अपनी ससुराल में रहती है, यहाँ क्यों आग में घी डाल रही है? तू भूल गई कि शादी के बाद तूने मुझे पत्र लिखकर रो रो कर शिकायतें की थी कि तेरी सास तुझे नीचा दिखाती है, तब तू कैसी परंपरा की दुहाई देती थी? रीना चुप हो गई। कमला मौसी ने अब सावित्री देवी को देखा, बहन मैं तुमसे बड़ी हूँ इसलिए सच कह रही हूँ। बहू को अपमानित करना परिवार का संस्कार नहीं है। बहू को बेटी की तरह रखो। अगर बेटी से कहोगी कि देवर का जूठा खा लो तो क्या खा लेगी? सावित्री देवी का चेहरा लाल हो गया पर वह चुप रह गई। कमला मौसी के शब्दों ने घर के आंगन में सन्नाटा भर दिया। सावित्री देवी, जो अब तक पूरे घर में अपनी सत्ता चलाती आई थी, पहली बार आज सहज दिखी। अंजलि रसोई से बाहर झांक रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई तो उसकी तकलीफ को आवाज़ दे रहा है। सूरज ने हल्की मुस्कान के साथ मौसी को जवाब दिया, मौसी जी, आप पुरानी पीढ़ी की हैं, आप तो जानती हैं कि घर में अनुशासन कैसे चलता है। अगर भाभी हर बात पर अपनी इज्जत की दुहाई देंगी तो घर कैसे चलेगा? कमला मौसी ने सख्त सुर में कहा, सूरज, अनुशासन का मतलब क्या है? अपमान करवाना, बहू को गुलाम बनाना। अनुशासन तो होता है जिसमें हर सदस्य को सम्मान मिले, और अंजलि भी इस घर का हिस्सा है, उसकी भावनाएं भी मायने रखती हैं। रीना फिर बोल पड़ी, मौसी आप हमेशा भाभी का ही पक्ष लेती हैं, लगता है आपको अपनी ही बहन की इज्जत की परवाह नहीं। मम्मी ने जो कहा उसमें बुराई क्या थी? देवर भाभी का रिश्ता तो बहुत पवित्र माना जाता है। अंजलि भीतर से जल उठी। उसने साहस करके रसोई से कदम बाहर रखे और सबके सामने बोली, रीना दीदी, अगर रिश्ता इतना पवित्र है तो क्यों भाभी को अपमानित करने के लिए यही रिश्ता इस्तेमाल किया जाता है? पवित्र रिश्ते का मतलब एक दूसरे की इज्जत बढ़ाना होता है, ना कि जूठा खाना खिलाकर उसे नीचा दिखाना। सावित्री देवी तड़प कर बोली, लो सुन लो, अब तो बहू हमें ही ज्ञान देने लगी है। कल को कहेगी कि हम मम्मी बापू है ही नहीं। अरविंद अब तक चुप बैठे थे, लेकिन मौसी ने सीधी उनकी ओर देखकर पूछा, अरविंद तुम क्यों चुप हो? ये तुम्हारी पत्नी है, तुम्हें उसकी इज्जत की रक्षा करनी चाहिए या नहीं? अरविंद असमंजस में पड़ गया। उसने इधर उधर देखा और धीमी आवाज में बोला, मौसी जी, मैं माँ के खिलाफ कुछ कहूँ तो घर में तूफान खड़ा हो जाएगा। मौसी ने दृढ़ स्वर में कहा, तूफान तो पहले ही खड़ा है अरविंद, बस तू आंखें बंद कर चुका है।
तू सोचता है कि चुप रहकर घर बचा लेगा, पर सच यह है कि तेरी चुप्पी ही घर को तोड़ रही है। बहू का अपमान करके तू खुद अपने परिवार की नींव कमजोर कर रहा है। अरविंद ने सिर झुका लिया। राम नारायण जी अब तक अखबार में मुंह छुपाए बैठे थे, लेकिन मौसी की शब्दों ने उन्हें भी झकझोर दिया। उन्होंने धीरे से कहा, सावित्री, शायद दीदी सही कह रही हैं। हमें भी कभी सोचना चाहिए कि बहू के साथ हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं। सावित्री देवी तिलमिला गई। आप हमेशा दीदी की हाँ में हाँ मिलाते हो। बहू ने आपको भी बहका लिया है। राम नारायण जी ने गहरी सांस ली। नहीं सावित्री, बहू ने मुझे नहीं बहकाया, पर मैं देख रहा हूँ इतने दिनों से घर में तनाव क्यों है। अंजलि रोज आंसुओं में क्यों भीगती है। बच्चों के चेहरे उदास क्यों हैं। शायद गलती कहीं हमारी ही है। इसी बीच अंजलि की छोटी बेटी दौड़कर आई और सबके सामने मासूमियत से बोली, दादी, आप मम्मा को क्यों डांटती रहती हो। मम्मा रोती है तो हमें भी बुरा लगता है। पूरा आंगन खामोश हो गया। बच्चों की सच्चाई ने सबके दिल पर चोट की। रीना ने झुंझुलाकर कहा, बच्चों को बीच में मत लाओ, ये बड़े बड़ों की बातें हैं। कमला मौसी ने पलटकर कहा, रीना, बच्चों को क्यों ना लाएं, आखिर सबसे ज़्यादा असर इन्हीं पर पड़ता है। अगर ये रोज माँ का अपमान देखेंगे तो बड़े होकर यही सीखेंगे। क्या यही चाहते हो। सूरज का चेहरा उतर गया। अंजलि अब तक चुपचाप आंसू पोंछती रही, मगर अब उसकी आवाज़ कांपते हुए भी दृढ़ थी। मम्मी जी, मैं इस घर को अपना मानकर आई थी, आपकी बेटी बनकर रहना चाहती थी, पर आप मुझे हर रोज ताने देती हैं, नीचा दिखाती हैं, देवर ननद मजाक उड़ाती हैं, पति चुप रहते हैं। मुझे लगता है कि मैं इस घर में बहू नहीं, बोझ हूँ। सावित्री देवी ने बीच में टोका, तो क्या तू कह रही है कि हम तुझे सताते हैं। अंजलि ने हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ मम्मी जी, अगर बहू से उसकी इज्जत छीन ली जाए तो वो सताना ही है। मुझे जूठा खाना खिलाना, मेरे बच्चों के सामने ताने देना, ये सब सम्मान नहीं, अपमान है। मैं अब और सहूंगी नहीं। उसके शब्दों में दर्द भी था और गुस्सा भी। सावित्री देवी तिलमिलाकर बोली, अरे देखो बहू का बर्ताव, ये हमें ही दोष दे रही है। इसे तो हमने घर में पाला, इसे इज्जत दी। कमला मौसी ने काट कर कहा, सावित्री, इज्जत देने का मतलब ये नहीं कि बहू को हर बात पर नीचा दिखाओ। और एक बात याद रखना, अगर बहू आज बोल रही है तो इसलिए कि वह शिक्षित है, आत्मसम्मानी है। अगर ये चुप रह गई तो कल तुम्हारे पोते पोतियाँ भी यही अपमान देखेंगे और सीखेंगे। रीना ने झुंझुलाकर कहा, मौसी, आप हर बात पर अंजलि का पक्ष क्यों ले रही हैं। क्या बहू हमेशा सही होती है। मौसी गरज कर बोली, नहीं रीना, बहू हमेशा सही नहीं होती, लेकिन इस मामले में अंजलि सही है, क्योंकि इंसान का आत्मसम्मान किसी से छोटा नहीं होता, चाहे वो बहू हो, बेटी हो या बेटा। अंजलि अब सीधे पति अरविंद की ओर मुड़ी। अरविंद, मैं जानना चाहती हूँ, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं गलत हूँ। क्या मुझे सचमुच इस घर में अपना सम्मान छोड़ देना चाहिए। अरविंद पसीज गया। उसने आंखें झुका ली। अंजलि, मैं जानता हूँ तुम सही हो। लेकिन अंजलि ने बीच में रोक दिया। लेकिन क्या, अगर पति अपनी पत्नी का साथ नहीं देगा तो कौन देगा। क्या पत्नी का सम्मान पति की जिम्मेदारी नहीं। अरविंद चुप रह गया। उसकी चुप्पी ही उसके अपराध का सबसे बड़ा प्रमाण थी। राम नारायण जी उठ खड़े हुए। बस बहुत हुआ, आज ये मुद्दा यहीं ख़त्म होगा। सावित्री, अब और नहीं। मैं मानता हूँ अब तक मैं चुप रहा, गलती मेरी भी है, पर अब मैं नहीं देख सकता कि अंजलि का अपमान हो। उन्होंने अंजलि की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, बहू, तुम हमारी बेटी जैसी हो। आगे से तुम्हारे साथ कोई भी ऐसी बात करेगा तो उसे मुझसे जवाब देना होगा। अंजलि की आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार उसे लगा कि कोई तो उसका अपना है इस घर में। सावित्री देवी गुस्से से कांप उठी। अरे तुम भी बहू के पक्ष में हो गए। मैं ही गलत हूँ सबकी नज़र में। कमला मौसी ने शांत स्वर में कहा, गलत और सही का सवाल नहीं है सावित्री, बात है न्याय की। अगर तू सचमुच
घर को जोड़ना चाहती है तो बहू को बेटी मानना सीख, वरना एक दिन यही बहू आंसुओं के साथ मायके लौट जाएगी और तेरे घर में सिर्फ ताने और पछतावे रह जाएंगे। सावित्री देवी खामोश हो गई। उनके चेहरे पर गुस्से और बेबसी का मिश्रण था। अंजलि ने बच्चों को गोद में लिया और बोली, मैं अब चुप नहीं रहूंगी। अगर मुझे इस घर में रहना है तो अपने सम्मान के साथ रहूंगी। अगर किसी को ये स्वीकार नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसमें ही दृढ़ता थी। पूरा घर स्तब्ध रह गया। सावित्री देवी अपनी बैठक में अकेली बैठी। अब तक उनका गुस्सा था, लेकिन अब वह खुद को सोचते हुए पाई, क्या मैंने सही किया? क्या मैं अपनी बहू को अपमानित करके परिवार को जोड़ रही थी या तोड़ रही थी? कमला मौसी के शब्द कानों में गूंज रहे थे, अगर तू सचमुच घर को जोड़ना चाहती है तो बहू को बेटी मानना सीख। सावित्री देवी ने धीरे से कहा, शायद मैं गलत थी। मैं अपने अधिकार और परंपरा के नाम पर अंजलि का अपमान करती रही। इस सोच ने उनके दिल में हलचल पैदा की। अंजलि ने बच्चों को सुला दिया। वह अब अपने कमरे में नहीं बैठी, बल्कि घर के हर सदस्य की निगरानी करने लगी। उसने तय कर लिया कि अब वह अपने सम्मान की रक्षा करेगी। अंजलि ने सोचा, अगर मैं चुप रहूंगी, ये वही लोग मेरे बच्चों को भी नीचा दिखाएंगे। मुझे अपनी आवाज़ उठानी होगी। सुबह होते ही अंजलि ने रसोई में कदम रखा। मम्मी जी, उसने कहा, आज मैं अपने लिए खाना बनाऊंगी और कोई मुझे रोक नहीं सकता। सावित्री देवी ने फटकारते हुए कहा, बहू, ये कौन सा ढंग है? पहले माँ की बात मान, फिर खाना खा। अंजलि ने दृढ़ता से कहा, मम्मी जी, अब मैं अपनी इज्जत की रक्षा करूंगी। अगर आप नहीं चाहती मैं खाऊं तो मैं खाऊंगी मायके में, पर अब किसी का जूठा या अपमान मुझे नहीं खिलाया जाएगा। सावित्री देवी के चेहरे पर झलझलाहट और झटका दोनों थे। अरविंद ने देखा कि अंजलि कितनी दृढ़ है। उसका साहस और दर्द उसे झकझोर रहा था। रात को अरविंद ने अपने कमरे में अंजलि से कहा, अंजलि, मैं अब और चुप नहीं रह सकता। मैंने बहुत देर तक सब देखा, पर अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अंजलि ने आंसुओं के साथ कहा, अरविंद, अब मुझे तुम्हारे साथ की ताकत मिली है। मैं डरती नहीं। राम नारायण जी ने पूरे परिवार को बैठक में बुलाया। सावित्री, अरविंद, सूरज, रीना। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हम सबको अब समझना होगा कि घर केवल अधिकार और आदेश से नहीं चलता, प्यार और सम्मान से चलता है। अंजलि हमारी बहू है और उसकी इज्जत हमारे बच्चों के सामने भी बनी रहनी चाहिए। सभी चुप थे। सावित्री देवी ने फिर से विरोध किया, लेकिन मैं तो बस परंपरा निभाने की कोशिश कर रही थी। राम नारायण जी ने कठोर स्वर में कहा, परंपरा का मतलब अपमान नहीं होता। अगर तुम इसे समझती तो अंजलि आज रोती नहीं। सूरज और रीना भी खामोश हो गए। रीना ने धीरे से अंजलि से कहा, भाभी, मैं शायद गलत थी। मैंने भी ताने दिए। मैं माफ़ी चाहती हूँ। अंजलि ने मुस्कुराकर कहा, दीदी, कोई माफ़ी नहीं चाहिए। बस हम सब साथ में ये तय करें कि घर में अपमान नहीं होगा, सबका सम्मान रहेगा। इस सब ने घर के वातावरण को बदल दिया। सावित्री देवी अब सोच रही थी। उन्होंने धीरे से अंजलि के पास आकर कहा, अंजलि, शायद मैं ज़्यादा कठोर रही। मैं चाहती थी कि घर की मर्यादा बनी रहे, पर शायद मैं तुम्हारी भावनाओं का सम्मान नहीं कर पाई। अंजलि ने हल्की हल्की मुस्कान के साथ कहा, मम्मी जी, मर्यादा और सम्मान दोनों जरूरी है। अब हम सब साथ में घर को खुशहाल बनाएंगे। सावित्री देवी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। अब घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।